प्रदेश पर आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। बाजार में आज हम कमजोरी देख रहे हैं। कमजोरी है आधे % के आसपास की निफ्टी में, 0.25% से थोड़ी सी ज्यादा की निफ्टी बैंक में। 166 अंक नीचे है निफ्टी बैंक। हालांकि दिन के निचले स्तर से सुधारने की कोशिश है और फिर से हम 57,000 के ऊपर के स्तर देख रहे हैं निफ्टी बैंक के। लेकिन निफ्टी में कमजोरी 150 अंकों की है और रिकवरी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आईटी शेयरों ने आज मूड खराब करके रखा है और आईटी के साथ साथ जो कंजम्पशन वाले जो शेयर हैं, नेस्ले, ट्रेंट, वहां पर भी आज हम गिरावट देख रहे हैं। और कुछ एनर्जी वाले स्टॉक्स, कोल इंडिया, रिलायंस, एनटीपीसी जैसे शेयर भी आज इंडेक्स पर प्रेशर बनाने का काम करते हुए दिख रहे हैं। इस बीच नतीजे आ रहे हैं। एलटी फूड्स के नतीजे आए हैं। मुनाफा 153 करोड़ से बढ़कर 169 करोड़ रुपए। प्राइमा फेसी नंबर ये ठीक ठाक दिख रहा है। आगे इस पर चर्चा करेंगे। आय भी बढ़ के आई है, हालांकि शेयर थोड़ी सी गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन आज बाजार की इस गिरावट में आपको करना क्या है? क्या बाय ऑन डिप्स करना है? क्या 25,000 के स्टॉप लॉस के साथ एक खरीदारी का सौदा लेना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करें? ये सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। इसका जवाब देंगे अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। और स्टॉक्स में मौके कहां पर बन रहे हैं, आखिरी घंटे के लिए कहां ट्रेड करें, बीटीएसटी कौन से शेयरों में करें, ये तमाम सवालों के जवाब शो में आगे देने वाले हैं। तो हम क्या क्या करने वाले हैं, जरा उसकी लिस्ट लेकर आइए स्क्रीन पर और हम दर्शकों को बता दें कि क्या हमारी ऑफरिंग्स है इस शो में। थोड़ी देर में आपको बाजार को लेकर हम गाइड करेंगे। एफएनओ से क्या संकेत मिल रहे हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। 2:10 पर होगा क्लोजिंग ट्रेड्स। अपने एक्सपर्ट से जानेंगे उनके पसंद के दो शेयर ऑप्शंस के चैंपियन होंगे। 2:40 पर एक ऑप्शन का धमाकेदार ट्रेड बताएंगे। 3 बजे मार्केट एट 3 होगा। बाजार खुलने से लेकर अब तक का पूरा लेखा जोखा या कैप्सूल 2 से 2.5 मिनट में आपको पूरा बताते हैं। और 3:10 पर बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स बताएंगे और 3:20 पर कल हमारा फोकस कहां पर होगा, कौन से की इवेंट्स होंगे बाजार के लिए, उनकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि बाजार की आज की बड़ी बातें क्या हैं। फटाफट स्क्रीन पर लेकर आइए बाजार के हाइलाइट्स। तो निफ्टी है 150 अंक नीचे। उम्मीदों के विपरीत थोड़ी सी गिरावट ज्यादा हुई है। इन्फोसिस के नतीजे अच्छे आए थे, लेकिन फिर भी हम देखने की शेयर टूट रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कुछ कमेंट्स आए हैं अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनियों को लेकर, उनकी भी आगे बातचीत करेंगे कि क्या उनके चलते मूड खराब हो रहा है। 25,050 के आसपास है निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 150 अंकों के आसपास की गिरावट है। 57,050 के आसपास के स्तर आप देखेंगे। लेकिन आईटी शेयर में आज दबाव ज्यादा है। कोफोर जो 8% नीचे है, परसिस्टेंट का शेयर टूटा है, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये तमाम शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। और रियल एस्टेट में हम देख रहे हैं कि वहां पर भी गिरावट है। प्रेस्टीज 4% नीचे कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन आज का वेल्थ डिस्ट्रॉयर कहेंगे वो है आईईएक्स, यानी कि इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। मार्केट कपलिंग पावर सेक्टर में होगी, उसको लेकर सीईआरसी ने अपनी मंजूरी दे दी है। जनवरी 2026 से एप्लीकेबल हो जाएगी और हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम घटने की आशंका से आईएक्स जो कि पावर एक्सचेंज है उसके शेयर में तेज गिरावट हम देख रहे हैं। सर्किट बार बार खुल रहा है, लेकिन फिर से हम देख रहे हैं कि गिरावट बढ़ती जा रही है और 28% एक ही झटके में, एक ही दिन में ये शेयर टूट गया है। 135 रुपए का भाव फिलहाल आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। बिल्कुल अभिषेक, बाजार एक टाइप से आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी ब्रीदर जरूर ले रहा है। गिरावट आ रही है और अगला ट्रिगर क्या होने वाला है उस पर भी जो है सवाल उठ रहे हैं। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक शॉर्ट कवरिंग अच्छी मूव आएगी शुरुआती स्तर पे, पर एकदम रिवर्स हुआ। आईटी स्टॉक्स जो है ज़्यादा पिटाई देखने मिली। आप किस तरह मार्केट स्ट्रेटेजी देख रहे हो? देखिए, थोड़ी देर पहले इंडियन बैंक, कैनरा बैंक के नतीजे आए तो पीएसयू बैंक एकदम हरे निशान में आ गया। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, खास करके निफ्टी बैंक को लेके। लेकिन अभी मार्केट सेटअप क्या लग रहा है ये बताए, अब क्या करना चाहिए यहाँ से? और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी तो बहुत अच्छी गई है अभिषेक, आपने बताया था। शरद, देखिए निफ्टी पीएसयू बैंक में आप रिकवरी इसलिए भी देख रहे होंगे क्योंकि है क्या कि लगातार 4 से 5 सत्र हमने थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग वहां पर देखी थी, तो मे बी थोड़ी रिकवरी उसमें आए। कोई दिक्कत सच बैंकिंग स्टॉक्स के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए कोई दिक्कत अगर आती भी है ग्लोबली तो ज्यादा झटका बैंकिंग को नहीं लगेगा। आप देखिए पीएसयू बैंक, अच्छा हाँ, ये 1% ऊपर है निफ्टी का पीएसयू बैंक इंडेक्स, 7,100 के ऊपर कारोबार कर रहा है।
लेकिन एक ना वॉशिंगटन में एआई समिट हुई है और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के कुछ स्टेटमेंट निकल के आए हैं। उन्होंने कहा है कि जो हमारे यहाँ की जो टेक कंपनियां हैं भारत अमेरिका में जो उनको लिबर्टी मिली हुई है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हायरिंग वो भारत में करते हैं, फैक्ट्री जाके चीन में बनाते हैं, पैसे कहीं और जाके अपना वो रखते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आलोचना उन्होंने की है। कहा है कि आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए अमेरिका को लेकर कि जो भी आप करें उसमें अमेरिकी लोगों का फ़ायदा कैसे हो। तो आलोचना भी की है, कुछ धमकी भी दी है ट्रंप ने अपने स्टाइल में। और दरअसल क्या है कि एआई समिट थी, तो इसमें बड़े टेक्नोलॉजी लीडर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, और अमेरिका चाहता है कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में वो पिछड़ न जाए। इसके चलते ट्रंप ने उनको ये सारी नसीहतें दी हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं वो रेडिकल ग्लोबलिज्म कर रही हैं और जो स्वतंत्रता मिली है उनको अमेरिका में उसका गलत फ़ायदा उठा रही हैं। तो ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आते हैं, मे बी कि थोड़ा सा लिंक करके हम देख सकते हैं हमारी जो कंपनीज हैं उनकी जो आय है वो 50 से 60% तो अमेरिका से ही आती है। चाहे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, तमाम जो कंपनीज हैं 50 to 60% हमारी आय को लेकर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है अमेरिका की इकोनॉमी पर भी और वहाँ की कंपनीज पर भी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आज की जो कमजोरी की वजह है शरद, वो रीज़न ये है कि जो अर्निंग सीजन अब तक बीता है ना वो मिक्स्ड रहा है। इन्फोसिस के नतीजे देखिए, एडीआर चढ़ा लेकिन शेयर आज गिर गया, थोड़े समझ से परे रहा। ये अर्निंग ग्रोथ को लेकर चिंता है। 5 से 6% की अगर अर्निंग ग्रोथ निकल के आती है, अगर Q1 में अर्निंग ग्रोथ यानी कि मुनाफे की ग्रोथ अगर वो 5 से 6% ही रहती है तो बाजार में मतलब एक्साइटमेंट नहीं आएगी इसके चलते। दूसरी चीज़ ये है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील को लेकर जो इंतजार है काफ़ी लंबा खींच रहा है। कहाँ 9 तारीख की डेडलाइन थी और आज 24 जुलाई हो गया और अभी तक क्लैरिटी आई नहीं है। जीएम क्रॉप्स को लेकर, एग्री प्रोडक्ट्स को लेकर, डेयरी को लेकर भारत के अपने रिजर्वेशंस थे कि हम वो बाजार ज़्यादा नहीं खोलेंगे, लेकिन बातचीत अभी चल रही है। कभी हमारा डेलीगेशन अमेरिका जाता है, सूत्रों के हवाले से खबर आई कि अमेरिकी डेलीगेशन भी अगस्त में भारत आने वाला है। देखते हैं क्या निकल के आता है। लेकिन अगर आप FIs की बिकवाली देखेंगे तो वो भी एक चिंता की बात ज़रूर है। और जुलाई में कैश में अब तक 26,000 करोड़ रुपए की बिकवाली FIs की तरफ से हो चुकी है। ये एक और तनाव है। जेरोम पावेल को लेकर क्या ट्रंप कोई बड़ा फैसला लेंगे? हालांकि स्कॉट बेसिन जो कि अमेरिका के वित्त मंत्री हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उनका स्टेटमेंट आया है कि नहीं, ट्रंप को फायर किया नहीं जाएगा, लेकिन एक सरप्राइज विजिट करने जा रहे हैं। मतलब गुरुवार को ट्रंप जाएंगे यूएस फेडरल रिजर्व में। अब देखते हैं कि क्या करते हैं। क्या जेरोम पावेल को हटाया जाएगा, इस पर बाजार की नजरें हैं। थोड़ा सा कॉशियस मार्केट हो रहे हैं। और एक और चीज़ है कि बार बार हम देख रहे हैं कि उछाल पर मुनाफा वसूली हो रही है, क्योंकि बाजार के लिए यहाँ से ना फ्रेश ट्रिगर अभी दिख नहीं रहे हैं। वैल्यूएशंस को लेकर थोड़ी थोड़ी चिंताएं हैं। तो एक दिन बाय एक दिन सेल, ये चीज़ें चल रही है, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रक्चर में वीकनेस नहीं है शरद। लोअर लेवल से देखिए हमने 25,022 तक आज बाजार गया और हम दोपहर में चर्चा कर भी रहे थे कि क्या खरीदना चाहिए। हमारे साथ थे श्रीकांत चौहान, उन्होंने कहा था कि हाँ खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए। मतलब बाय ऑन डिप्स की रणनीति आज के सत्र में काम तो आ रही है, लेकिन आज थोड़ी सी ना निराशा हुई है आज के सत्र को देखते हुए। और सुबह हमने कहा भी था कि जो प्रीवियस वीक का जो हाई था ना 25,255, अगर निफ्टी उसको पार कर लेता है तो फिर आप तेजी की उम्मीद कीजिए। लेकिन ठीक उसके पहले बाजार पर ब्रेक लगी और थोड़ा सा रिवर्सल हमने आज के सत्र में देखा है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। 25,000 जब तक प्रोटेक्टेड है, आप बिल्कुल तनाव मत लीजिए। निफ्टी बैंक पर जब तक 56,500 का लेवल बचा हुआ है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये बाजार बाय ऑन डिप्स का है। छोटे छोटे हर्डल्स आएंगे, लेकिन अर्निंग अगर इंप्रूवमेंट आती है तो बाजार के लिए वही संजीवनी का काम भी यहां से शरद करेगी। एक 2-3 चीज सीखने भी मिली पहली बार, खासकर की जो अर्निंग्स का एक्सपेक्टेशन था और क्या रिवर्सल्स आए। आप देखें कहानी आईटी में देखे या डीआरएल में देखे, डॉक्टर रेड्डीज में मूवमेंट कैसे देखने मिली। और ये जो है अर्निंग्स को लेके जो पोजीशनिंग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप ट्रेडिंग करते हैं। और वैल्यू और मोमेंटम के जो ट्रेड्स होते हैं उसको हमेशा सेपरेट रखें। और आज ये जो है सीख मिली और बहुत सारे ट्रेडर्स को भी मिली होगी, तो इस पे भी जो है मार्केट जो है सुप्रीम रहता है और एक नया नया सीख रोज़ देता है। लेकिन बात करते हैं बिग बजर्स पे। और अभिषेक, नेस्ले इंडिया अर्निंग्स यहीं पे ज़्यादा मूवमेंट देखने मिला है। नेस्ले की बात करें, रेवेन्यू और मार्जिन अनुमान के हिसाब था, हालांकि देखा एबिडा के आंकड़े यहाँ पे देखे तो कमज़ोर दिखने मिले हैं। लगभग स्टॉक 5% का गिरावट आया। और हम बार बार बता रहे थे दर्शकों को, एफएमसीजी खेमे में जो वैल्यूएशन है वो
बहुत हायर साइड पे है, तो अगर ग्रोथ आता नहीं है तो बाजार पनिश भी करता है स्टॉक्स को। और आप यहाँ देख सकते हैं स्टॉक लगभग 5% की जो है भारी गिरावट से ट्रेड कर रहा है। वही दूसरे साइड देखिए निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स जो है टॉप सेक्टोरल गेनर बन गया है। और कैनरा बैंक की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना बात करें तो जो आंकड़े आए वो अनुमान से बेहतर आए। स्टॉक 5% ऊपर है। मुनाफा देखिए 21% भागा हुआ है। GNPA की बात करें तो घट के लगभग 2.7% आया। NPA भी घटा है, यानी कि एसेट क्वालिटी बढ़ा है। तो कैनरा बैंक में भी जो है अच्छी तेजी देखने मिल रही है। अब ऑफकोर्स जो रिवर्सल की बात कर रही थी, जो मार्केट सीख हमें दे रहा था, जिसके बारे में बता रहा था, वो है कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम्स। नंबर्स मिले जुले थे, लेकिन देखिए भारी गिरावट देखने मिल रहा है। और मैंने जहाँ से बातचीत हो रही है ब्रोकर कम्युनिटी से कि एक थोड़ी आप कह सकते हैं डिलीवरी बेस्ड सेलिंग देखने मिल रही है। कोई इंस्टीट्यूशंस भी शायद इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो कोफोर्ज परसिस्टेंट सिस्टम पे जो है देखिएगा दोनों ही स्टॉक 7 से लेके 8% तक गिरे हुए हैं। ऑफकोर्स इसमें रनअप भी आई है। मिड कैप IT स्टॉक्स में वैल्यूएशंस पे भी जो है कभी कभी सवाल उठते हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग भी जो है माना जा सकता है। MGL पे भी देखें तो भारी गिरावट आई है। वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस घटा दिया गया है ना। इनके जो मार्जिन और पैट भी थे वो भी एनालिस्ट एस्टिमेट के कम आए थे। तो ब्रोकरेजेस ने भी कहा कि यहाँ पे जो और डाउनटिक देखने मिल सकता है। स्टॉक 4% गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। और ये सवाल वैल्यूएशंस का फिर चल रहा है बाजार में। अब आता है ट्रेंड उसके नज़र में। गोल्डमैन सैक्स की रेटिंग जो है घटाकर न्यूट्रल कर दी है। टारगेट प्राइस भी घटा दिया है। ये बड़ा टारगेट प्राइस गिरा है फॉरेन ब्रोकिंग हाउस से 6,970 से घट के 5,500 रुपीज़ का हो गया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक में भी जो भारी गिरावट आ रही है, लगभग 3% की जो है गिरावट देखने मिल रही है। तो अभिषेक, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो में अर्निंग्स का ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है और यही जो है मार्केट्स को अभी ड्राइव कर रहे हैं। और अब चलते हैं हम तपन के पास। तपन दोषी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाजार में तो भारी गिरावट हो रही है, लेकिन तपन मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। बार बार मैंने आपसे पूछा था कि IT सेगमेंट में एक अच्छी मूव आ सकती है कि नहीं, और यहाँ से लगता है कि अर्निंग्स शायद सुधर जाए या नास्डैक के साथ कैचअप हो वैल्यूएशन का, लेकिन आपने कहा कि IT सेक्टर से दूर रहे। और आज देखिए IT सेक्टर में ही सबसे बड़ा भारी गिरावट देखने मिल रहा है। तो सबसे पहले और ट्रम्प का भी बयान आ गया था इंटरेस्टिंगली कि AI को लेके जो है इश्यूज आ रहे हैं कि क्या बिग टेक को उतने पावर्स मिलने चाहिए कि नहीं। और US में तो शायद कुछ सेलिंग बिग टेक स्टॉक्स में भी देखने मिल सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। फ्यूचर्स की नास्डैक के डेटा हम ज़रूर चेक करने वाले हैं, लेकिन पूरी IT खेमे में आपने हमें पहले से ही बता के रखा था कि दूर रहे। तो अभी क्या आपका स्टांस रहता है? कोई वैल्यू बाइज इमर्ज कर रहे हैं यहाँ से, या अभी भी दूर रहे की क्लैरिटी नहीं आया? तपन बताएं। जी शरद जी, देखिए जो IT का रिजल्ट आया और आज जिस तरह से इन्फोसिस और बाकी सब स्टॉक्स गिरे, वो एक तरह से बता रहा है कि इन्वेस्टर ऊपर के लेवल पे निकल रहे, दे आर एक्चुअली नो बुकिंग द प्रॉफिट और वॉट एवर यू वांट टू से। तो ये बताता है कि एक तरह से ना फ्लाइट टू सेफ्टी है काफी और सेक्टर में, जैसे आप NBFC या बैंकिंग में PSU बैंक जैसे आपने बताया कुछ वहां भी फ्लो हो रहा होगा। लेकिन जो IT का है वो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। देखिए हाँ बोला है कि इन्फोसिस ने 1 से 3% का गाइडेंस दिया है, लेकिन जब आपकी GDP 6-7% से ग्रो कर रही है, वाई यू शुड गो फॉर 1 to 3%। तो वही एक मामला आ जाता है यहाँ। और अगर आप देखो तो IT में इवन दो कोफोर्ज और परसिस्टेंट का रिजल्ट मिला जुआ ठीक था, लेकिन क्यों गिरा? क्योंकि आई थिंक ओवरऑल IT सेक्टर का नेगेटिव फीडबैक आ गया यहाँ। ऊपर से ये ट्रम्प का ये जो बयान आया वो उसके वजह से और सेलिंग बढ़ रही है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर ऑल्सो नो आपको देखना है कि स्ट्रक्चरली क्या IT यहाँ से ग्रो होगा, जो दिख नहीं रहा है अभी उस तरह से। और AI का बड़ी चीज आ ही रही है, वो दिख रहा है। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग US से कैसे होगी वो भी अभी अनिश्चितता है। जैसे TCS के मैनेजमेंट ने बोला कि हमें ही पता नहीं है कि आगे जाके किस तरह से स्पेंडिंग होगी। उन्होंने अपनी वेजेस हाइक भी कम डिले कर दिया। तो ये सब दिखाता है कि मैनेजमेंट भी श्योर नहीं है। तो एक आध स्टॉक का रिजल्ट अच्छा भी आ गया अगर IT में, लेकिन पूरा जब सेंटीमेंट खराब होता है तो आप सेलिंग हर जगह देखते हो। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि IT का यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। ये सेक्टर से पैसे निकले कहीं और सेक्टर में, खास करके मे बी बैंकिंग NBFC में धीरे धीरे फ्लो हो रहे वो रहेगा। ऑफ कोर्स सेकंड लार्जेस्ट सेगमेंट है अगर सेक्टर की बात करें, लेकिन हाँ स्ट्रक्चर चेंज की वजह से अभी भी मैं नेगेटिव हूँ। इवन कोफोर्ज और परसिस्टेंट आई थिंक ये देखिए आप वैल्यूएशन का ही मामला है यहाँ, क्योंकि सब नीचे है 24 P में, ये 60 के P में घूम रहे, तो थोड़ा रहेगा ये प्रॉफिट बुकिंग रहेगा। मार्केट को लेकर ये व्यू। लेकिन अजय सेठ इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। पूर्व वित्त सचिव हैं
38 साल तक ये आईएएस रहे, फिर वहाँ से सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद अब इनको इंश्योरेंस रेगुलेटर के चीफ का पद दिया गया है सरकार की ओर से। ये जानकारी निकल के आ रही है। 3-4 महीने तक ये चेयरमैन का पद खाली रहा इरडा का, और हम देख रहे हैं कि अब इस पर अजय सेठ की नियुक्ति कर दी गई है। वित्त सचिव रह चुके हैं अजय सेठ और उनको लंबा अनुभव है फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने का, और उसके चलते बहुत ही अहम जिम्मेदारी ये दी गई है। ये जानकारी निकल के आई है। इस पर आगे हम और अपने रिपोर्टर से कुछ अतिरिक्त जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि किसको कैसे देखा जाए इस नियुक्ति को, और कितना फ़ायदा होगा एज ए रेगुलेटर इरडा को इस नियुक्ति से। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ कुणाल भी बने हुए हैं। कुणाल से जानते हैं कि बाजार में अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, और सीधे पहले रुख कर लेते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स का। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। निफ्टी डाउन 125 पॉइंट, निफ्टी बैंक सिर्फ 90 अंक नीचे, लोअर लेवल से रिकवरी आई है निफ्टी बैंक में। आप बताइए कि स्टॉक्स आपने कौन से चूज किए हैं और कैसे पैसे बनेंगे आज? गुड आफ्टरनून अभिषेक, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। फर्स्टली अगर मैं इंडेक्स के व्यू की बात करूं, आज निफ्टी की एक्सपायरी है, सो वोलेटिलिटी डेफिनेटली रहेगी। निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है जहां पे 24,900 एक सपोर्ट है और ऊपर में 25,300 जो कि 20 डीए में है, वो उसका रेजिस्टेंस है। तो ये 400 पॉइंट है जिसमें निफ्टी फंसा हुआ है। रेंज बाउंड हमारा व्यू भी न्यूट्रल है अभी निफ्टी के, क्योंकि जब तक 20 डीए में नहीं तोड़ता है तब तक ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होगा। सो साइडवेज है, डिप्स पे खरीदने की सलाह रहेगी। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे व्यू बुलिश है अभी भी। हमें लगता है कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। यहाँ पे करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है, या डिप मिले तो भी यूटिलाइज करे बाय करने के लिए। बैंक निफ्टी में 56,700 ये अभी एक सपोर्ट जोन बन चुका है। 56,700 का स्टॉप लॉस रखिए। 57,500 और 57,800 ये दो टारगेट्स रहेंगे अपसाइड में बैंक निफ्टी के लिए। सो हम अभी भी बैंक निफ्टी पे बुलिश है, यहाँ पे आप अग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात है, अब आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है आईटी पे काफी प्रेशर रहा है, एंड आईटी वन ऑफ द स्पॉइल स्पॉट रहा है ये जो निफ्टी में डाउनफॉल आया है। बट यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं जो बुलिश साइड पे ट्रेड कर रहे हैं। सो यहाँ से मेरा जो बुलिश व्यू बनता है, फर्स्ट है पीएसयू बैंक। जैसे कि मैंने कहा बैंक निफ्टी पे मेरा व्यू बुलिश है, सो पीएसयू बैंक्स पे फोकस करे। आई थिंक वहाँ पे मोमेंटम अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो स्टॉक मेरे रडार में आया है वो है इंडियन बैंक। ऑलरेडी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है स्टॉक का, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है, एंड मुझे लगता है यहाँ से अपसाइड और भी बढ़ जाएगी। सो इंडियन बैंक पे बाय की सलाह रहेगी। 630 का स्टॉप लॉस रखे। हायर लेवल्स पे आपको 660 से लेके 675 तक के टारगेट्स इंडियन बैंक में दिखाई दे सकते हैं। तो इंडियन बैंक पहला है। सेकंड है पावर स्पेस। आई थिंक पावर स्पेस में से मुझे जो स्टॉक अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स पे वो है पीएफसी। पीएफसी हमेशा अपने 100 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है और वहां से बाउंस बैक दिखाता है। हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में बाइंग देखी थी, आज हमने फॉलोअप बाइंग देखी है। सो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। सो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी। 410 का स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे, और हाई लेवल पे फर्स्ट टारगेट मेरा जो रहेगा 432 का, और उसके ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट सीधे 450 के आते हैं। सो पीएफसी को एक पोजिशनल बाय की तरह आप ट्रेड ले सकते हैं। इसका टारगेट फिर 450 के टारगेट होंगे पीएफसी के लिए, और इंडियन बैंक पसंद है कुणाल जी को। 630 का स्टॉप लॉस, 660 और 675 के आपको टारगेट के लिए इसको ट्रेड करना है। पीएफसी के लिए जो टारगेट बनेगा वो 450 और 410 रुपए का स्टॉप लॉस आपको शेयर में लगाना है। तो दो खरीदारी के सौदे होंगे कुणाल जी की तरफ से। लेकिन थोड़ी देर पहले भी नेटको फार्मा को लेकर एक खबर आई है कि नेटको फार्मा की हैदराबाद वाली जो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको एक आपत्ति जारी की गई है, और यूएसएफडीए ने 9 से 13 जून के बीच में प्लांट की जांच की थी, और फॉर्म 483 भी इशू किया गया है नेटको फार्मा के लिए। शेयर ये 3% नीचे आके कारोबार करता हुआ दिख रहा है नेटको फार्मा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि फार्मा की में जो आज मोमेंटम है वो रिलेटिवली बेहतर है। नेटको को लेकर जो कुणाल जी आप जरा व्यू दीजिए, क्या करें इस गिरावट पर? क्या यहां से और आप प्रॉब्लम बढ़ते हुए देख रहे हैं? स्टॉप लॉस कहां लगा के रखें इसमें? जी, आई थिंक ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। जो स्टॉप लॉस लगाना है आपको डाउन साइड पे वो है 955 का, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। कोई ऑलरेडी है तो ये स्टॉप लॉस लगा के रखिए। मेरा मानना है कि बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है यहाँ पे, तो अगर आपको डिप में
990 980 के आसपास मिलता है तो एक खरीदारी की सलाह रहेगी। 950 का स्टॉप लॉस रखिए डाउन साइड पे। वापस स्टॉक हाई लेवल्स पे आपको 1060 1100 तक के लेवल्स बता सकता है। पावर स्टॉक्स, पीएसयू स्टॉक्स और पीएफसी में जो है नज़र हमारी बनी रहेगी। लेकिन अभी देखिए अर्निंग्स पे जो नज़र डालते हैं, सीजी पावर के नतीजे जो है यहाँ पे देखें तो स्टॉक पे जो है गिरावट देखने मिल रही है, नंबर्स आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इनिशियल नंबर्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है थोड़ा बड़ा है 241 करोड़ से 249 करोड़ पे, और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू में भी जंप आई है। आप ऑफकोर्स देखना होगा कि मुनाफा वसूली स्टॉक में काउंटर में देखने मिल रहा है कि नहीं। डायरेक्टर साहब एक बार सीजी पावर की स्टॉक फायर करें और यहाँ पे देखते हैं कि गाइडेंस क्या रहेगा मैनेजमेंट का, खासकर कि अपने कैपेक्स और नए बिजनेसेस को लेके जो न्यू एनर्जी या ग्रीन एनर्जी कहते हैं उस पर जो है हमारी नज़र ज़रूर बनेगी। लेकिन स्टॉक जो है लगभग 2% जो है गिरावट देखने मिल रहा है स्टॉक में, 670 लेवल्स के नीचे है। और बहुत टेक्निकल एनालिस्ट भी बता रहे थे कि लॉन्ग टर्म या पोजिशनल बेसिस पे सीजी पावर की मोमेंटम देखने मिल सकती है। ऑलमोस्ट फ्लैटिश रिटर्न्स दे रहे थे पिछले 3 से 4 महीने में, तो लगता है कि एक कंसोलिडेशन के फेज़ में सीजी पावर वापस भी जा सकता है। तो इसके एबिडा और नंबर्स और इनके मार्जिन्स पे जो है हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। कुणाल एक बार जल्दी से एक चार्ट चेक ले लेते हैं सीजी पावर पे। डेज लो के नियर लेवल्स पे आ गया स्टॉक, 2% गिरा है। क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे पोजिशनल बेसिस पे कहें, क्योंकि यहाँ पे जो पोजिशनल कॉल्स बहुत आए थे, तो अभी भी इंपॉर्टेंट एवरेजेस रेस्पेक्टेड है, बने हुए हैं, आप ज़रा बताएं। देखोगे तो पिछले 1 महीने में सीजी पावर एक बहुत बड़े रेंज में सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा था। आज के ट्रेडिंग सेशन में रिजल्ट्स के साथ हमने देखा है कि जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस थे वो ब्रेक हुए हैं। आज क्लोज कहाँ पे होता है वो इम्पोर्टेंट है। जो नियर टर्म सपोर्ट है स्टॉक को 664 का, जहां से हमने आज भी ट्रेडिंग सेशन में बाउंस देखा है। तो अगर 664 वापस तोड़ता है डाउन साइड पे, तो आई थिंक एक सेल एक्टिवेट हो जाता है स्टॉक में, और डाउन साइड पे जो एक गैप एरिया था 634 का, वो भरने के लिए स्टॉक आ जाएगा। तो व्यू बेरिश है, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी है, रेजिस्टेंस है 685 के आसपास। मुझे लगता है बाउंस मिले तो यूटिलाइज करे सेल करने के लिए। लोअर लेवल्स पे मैं 634 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सीजी पावर। सेल ऑन राइज की जो सलाह है, टारगेट प्राइस 634 सीजी पावर के लिए, तो इस पे भी नज़र ज़रूर रखेंगे। तपन आपसे एक सवाल पूछना था, टाटा मोटर्स को देखिए स्टॉक में एक अच्छी मोमेंटम है, और एक और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के बारे में भी हम बात कर रहे थे जहाँ पे मोमेंटम आ रही है। शामिल में आप देखिए मेंटेन करके रखा है, सस्टेन करके रखा है, ग्रोथ 700 लेवल्स पे आया है, और कितना वैल्यू देखने मिलता है। ऑफकोर्स इसका बेनिफिशियरी जो है ट्रेड टैरिफ्स यूरोप के साथ और यूके एफटीए के साथ अगर साइन आज हो जाता है तो जेएलआर को बेनिफिट मिलेगा। एबिडा एसओटीपी वैल्यू भी लगभग 80% तो जेएलआर से ही आता है। आप किस तरह देख रहे हैं टाटा मोटर्स यहाँ पे, और क्या वैल्यू देखने मिल रहा है आपको? शरद जी देखिए, पिछले 1-2 महीने से टाटा मोटर्स हमेशा सुर्खियों में रहा है, क्योंकि एक तो यूके और यूएस की डील हुई और अपना भी एफटीए का प्लान चल रहा है अभी यूके के साथ। तो ऑफकोर्स वो टाटा मोटर्स के लिए पॉजिटिव, क्योंकि उनका जैगुआर लैंड रोवर का काफ़ी हद तक सेल्स यूएस और इंडिया में होता है, और ऑफकोर्स एक बड़ा चंक चाइना में भी जाता है। लेकिन वही है कि इसके ये सुर्खियों की वजह से ना थोड़ी तेज़ी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द हमें वॉल्यूम में भी गेन दिखना चाहिए, क्योंकि ये अभी ये ट्रेड डील हुई और आगे जाके किस तरह से वॉल्यूम ग्रोथ है वो हमें क्वार्टर मंथ बाय मंथ हमें ट्रैक करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। आई थिंक ये जो इनिशियल बम्प अप है वो ये ट्रेड डील के वजह से आई थिंक एक क्वार्टर एटलीस्ट हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से वॉल्यूम अपग्रेड हो रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज ये स्टॉक यहीं आसपास घूमेगा। अगर आप देखो कि 650 के नीचे वो जाता नहीं है, कभी गया तो वो एक बहुत ही अच्छा वैल्यू पिक होगा लॉन्ग टर्म के लिए। आई थिंक 650 के आसपास, क्योंकि जो भी नेगेटिव थी वो ऑलरेडी प्राइस इन हो गई है स्टॉक में। लेकिन ये ऐसा भी स्टॉक नहीं कि 800-900 तुरंत भागे, कुछ एक बड़ा ट्रिगर चाहिए, खास करके वॉल्यूम ग्रोथ में ट्रिगर चाहिए, तब जाके ये बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो यहाँ से थोड़ा भी नीचे आए, इट्स अ वेरी गुड लेवल टू गेट इन। लेकिन आपका 6 महीना साल आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये मूवमेंट में टाइम लगेगा और वॉल्यूम में भी धीरे धीरे पिकअप होगा। जैसे जैसे ट्रेड डील सेटल होगी आई थिंक ये यहाँ वॉल्यूम बढ़ेगा जैगुआर का। जी बिल्कुल, वॉल्यूम से बढ़ोतरी हो सकती है, बाई करने की रणनीति अगर लोअर लेवल्स पे आते हैं, और क्या अहम ट्रिगर रहेगा जो टाटा मोटर्स को रीरेट कर सकता है, उस पर भी बाजार पे सवाल जो है हम देख रहे हैं कि किस तरह मूवमेंट आएगा। लेकिन चलिए बिग एक्शन स्टॉक्स के पास चलते हैं। आप सृष्टि हमारे साथ ज्वाइन इन कर रही है। सृष्टि बताएं आपके बिग एक्शन स्टॉक्स कौन से हैं?
तो देखिए आज बिग एक्शन काउंटर्स में कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के लिहाज से, नतीजों के लिहाज से फोकस में है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फार्मा काउंटर नैटको फार्मा से, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए आज पॉजिटिव खबर नहीं आई है, क्योंकि इनके हैदराबाद एपीआई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को एक आपत्ति जारी की गई है यूएस एफडीए के द्वारा। फॉर्म 483 के साथ साथ एक आपत्ति जारी की है और कंपनी ने ये भी बताया कि 9 से 13 जून के बीच में ये प्लांट की जांच हुई थी और इसके चलते हम सुबह से ही देख रहे हैं कि नैटको फार्मा में गिरावट है। इसके अलावा नतीजों के लिहाज से कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर जबरदस्त एक्शन है। शुरुआत करते हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल से, क्योंकि यहां पर इनकी आय में 40% की बढ़त देखने को मिली है तिमाही दर तिमाही। साथ ही साथ EBITDA में भी करीब 80% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। मार्जिन्स भी 8.5% से बढ़कर अब 11% के आसपास आ गए। अब देखिए स्टॉक में उछाल 3.5% का जंप दिखा रहा है। बैंकिंग काउंटर्स में भी जबरदस्त जोश है। कैनरा बैंक, जैसा कि हम जानते हैं, नतीजों के बाद एक स्टॉक में एक्शन भी देखने को मिला। साथ ही साथ आप खास तौर से देखिए कैनरा बैंक के मुनाफे में किस तरीके की बढ़त रही है। और अच्छी बात यह है कि बैंकिंग का दिग्गज पीएसयू बैंकिंग स्पेस में एक बड़ा बैंक, जहां पर इसके मार्जिन्स, इसके एसेट क्वालिटी जो है वो सुधरती हुई नजर आई है, चाहे आप जीएनपीए या एनएनपीए का नंबर ले लीजिए। और ऐसे ही कुछ क्यूज जो है पता है आपको इंडियन बैंक के नंबर से भी आए हैं, क्योंकि वहां पर भी इनकी एनआईआई में लगभग 3% की बढ़त रही है। मुनाफे में साल दर साल 24% की बढ़त देखने को मिली है और साथ ही ग्रॉस एनपीए एनएनपीए का जो नंबर है वो भी इंप्रूव होते हुए नजर आया है। कैनरा बैंक जहां 5% की तेजी दिखा रहा था, इंडियन बैंक भी पीछे नहीं, 3.5% की मजबूती है। और आखिरी में लुपिन के लिए भी पॉजिटिव खबर है। देखिए लीराग्लूटाइड करके इनकी एक दवा थी जिसके लिए कई समय से ये मंजूरी का वेट कर रहे थे और आज जो है यूएस एफडीए से इस डायबिटीज़ की दवा को जो है मंजूरी मिल गई है। कई समय से हम मैनेजमेंट से भी पूछते थे कि कब ये मंजूरी मिलेगी और आज इस मंजूरी के बाद एकाएक स्पाइक आया और स्टॉक लगभग 1.5% की तेजी दिखा रहा है। तो ये थे आज के बिग एक्शन काउंटर्स। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और बाजार में देखने की कमजोरी है, हालांकि निफ्टी बैंक में रिकवरी है क्योंकि सरकारी बैंकों का खेमा धीरे धीरे करके गर्म हो रहा है और निफ्टी बैंक है करीब 1.25 अंक नीचे, 0.25% के आसपास की गिरावट पर कारोबार होता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन आज का जो लूजर है वो है नेस्ले, 5% की गिरावट है और नतीजों के बाद ये शेयर टूट रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो जो शेयर आज नई ऊंचाई पर पहुंचा है वो है इटर्नल का, 3.5% की तेजी इसमें फिर से आ गई। और जब ये खबर आई थी कि ब्लिंकिट की ग्रोथ जोमेटो से ज़्यादा है, उसको शेयरधारकों ने, हमने देखा कि अच्छे नज़र से देखा और ये शेयर 300 रुपये के ऊपर जाकर अब 314 रुपये का आज इसने हाई बनाया है इटर्नल ने। तपन जी, इटर्नल को लेकर आपका व्यू क्या है? मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी ने कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट करके दे दिया। अगर स्टॉक को देखेंगे 450 से ऊपर का इसका पी है, काफी महंगा स्टॉक है, लेकिन फिर भी लोग आगे की ग्रोथ को लेकर बुलिश हो रहे हैं। इटर्नल आपको लगता है कि इस प्राइस पर भी शेयर ठीक है या फिर जिनसे मिस हो गया 250 पौने 300 के भाव पर अब वो थोड़ा इंतजार कर लें? अभिषेक जी देखो, 2 साल से प्रॉफिट में आया हुआ इटर्नल अभी वहीं घूम रहा है। 25 करोड़ का इस बार प्रॉफिट है, जब वो इनिशियली आया था तब वो 20 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट लेके आया था, तो ऐसा कोई प्रॉफिट में बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन वही सब लोग कह रहे हैं कि भाई आगे जाके इनका मार्केट शेयर बढ़ेगा और वो वन ऑफ द हाईएस्ट रहेगा और बाकी सब प्लेयर्स कुछ 1-2 निकल जाएंगे तो आगे जाके कहते ना कि विनर्स टेक द ऑल करके बात है और आगे जाके अगर वो यूनिट प्राइसेस बढ़ाएंगे तो उनका प्रॉफिट डायरेक्टली इंक्रीमेंट होगा। जो उनके मैनेजमेंट ने बोला कि 2028 में हम लोग $150 मिलियन का प्रॉफिट बनाएंगे, अब वो फिगर जैसे ही देंगे तो लोगों को लगता है भाई यहाँ से तो बहुत बड़ी जीत होगी इटर्नल की। तो जब मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है तो ऑफकोर्स सब लोग लगता है कि यहाँ से बड़ा प्रॉफिट बढ़ेगा और उस तरह से अगर आप देखो बहुत ही बड़ा मूवमेंट है। ऑनेस्टली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 312 इस लेवल पे पहुंच जाएगा जस्ट ऑन द बेस्ड ऑन द कमेंट्री। और आगे जाके मुझे लग रहा है कि कंपटीशन बढ़ेगी, इतना इजी नहीं है मार्जिन बढ़ाना। अगर आप देखो अभी भी आई डोंट नो किस तरह से कैलकुलेट हुआ है, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं मार्जिन नहीं बढ़ा सकते क्योंकि स्विगी, जेप्टो, जियो मार्ट, इंस्टामार्ट, इनके सबका इतना कंपटीशन है, तो किस तरह से प्रॉफिट बढ़ेगा पता नहीं। तो ये पूरा ऐसा लग रहा है कि होप थियरी चल रही है, आगे जाके बड़ा प्रॉफिट और वैल्यूएशन बहुत हाई है। इस लेवल पे तो मेरी कंप्लीटली ना होगी और स्टिल मैं हमेशा प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो फंडामेंटली तो मुझे इस लेवल पे नहीं लग रहा है। देखते प्रॉफिट बढ़ेगा तब जाके देखेंगे, अदरवाइज तो नो इस लेवल पे।
देगा तो फिर इटर्नल को लेकर फिर से विस्तार से विचार करेंगे, लेकिन ज़्यादा चल गया ये कंसर्न है। और मतलब वैल्यूएशन तो हाई है ही, निफ्टी की सबसे ज़्यादा महंगी कंपनी है इटर्नल, इस वक्त 460 के आसपास का पी, मतलब कैसे जस्टिफाई होते हैं प्राइसेस, ये बड़ा एक दिलचस्प उदाहरण है ये। लेकिन वायदा बाजार से क्या संकेत मिल रहे हैं, और आज हम देख रहे हैं कि वीकली एक्सपायरी भी है, तो कौन से लेवल्स पर क्लोजिंग हो सकती है, पुट से, कॉल से, ऑप्शंस की चेन से क्या संकेत मिल रहे हैं, ये बताने के लिए पुलकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, अनएक्सपेक्टेडली आज बाजार में हम देख रहे हैं कि गिरावट आई, आईटी ने मूड खराब करने का काम किया, बट ऐसा लग रहा है कि नहीं 25,050 के आसपास, मतलब उसके नीचे जाता हुआ दिख नहीं रहा है। आपने कैसे रीड किया है, और बताइए क्या रेंज देख रहे हैं बाजार की? जी अभिषेक जी, जैसा कि आपने बताया कि आईटी के कारण थोड़ा सा मूड खराब रहा। हालांकि इन्फोसिस के नतीजे उतने खराब नहीं थे, पर थोड़ा सा इन्फोसिस से भी थोड़ा सा दबाव आया, करीब 1-1.5% का इन्फोसिस ने डाउनफॉल दिखाया। अब अपन लोग थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। अगर हम इंडिया विक्स की बात करें, ये कंफर्टेबल है, 10.8 के आसपास है, कोई बड़ी समस्या की बात नहीं है। वहीं अगर मैं पीसीआर की बात करूं निफ्टी के, ये भी 0.7 है, ये भी कंफर्टेबल है। अब आज एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा ऑप्शन चेन की तरफ भी देखते हैं। मोस्ट एक्टिव पुट की बात की जाए तो ये 25,100 के ऊपर है, वहीं मोस्ट एक्टिव कॉल भी 25,100 के ऊपर ही है। लेकिन 25,100 पे पुट थोड़ी सी बाइंग देखी जा रही है और 25,100 पे कॉल राइटिंग देखी जा रही है, मतलब 25,100 25,150 के ऊपर थोड़ा सा दबाव हम देख सकते हैं। वहीं अगर हम हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो वही 25,100 और 25,200 के ऊपर, दोनों के ऊपर लगभग बराबर हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है। वहीं अगर हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो जैसा कि आप बता रहे थे 25,050 और 25,000, इन दोनों के ऊपर ही हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट भी है। मतलब यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट देने की कोशिश की जा रही है कि इसके नीचे कैसे भी करके रोक लिया जाए कि ना जाए। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो इसका पीसीआर 0.93 है, हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट और पुट ओपन इंटरेस्ट दोनों का दोनों ही 57,000 के ऊपर बना हुआ है। F&O बैन में बात कर लेते हैं तो 3 शेयर हैं, आरबीएल बैंक, हिंदुस्तान कॉपर और आईईएक्स, ये 3 शेयर अभी F&O बैन में बने हुए हैं। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे 25,050 और 25,000, तो जी यहाँ पे आज एक्सपायरी है, हो सकता है यहाँ पे मार्केट रुक जाए, इसके नीचे ना जाए, लेकिन ऊपर की जगह बहुत सीमित है, 25,100 25,150, इसके पास जैसे भी आएगा मार्केट वहां से दबाव देखेगा और वापस नीचे आ सकता है। ठीक है, ये वायदा का पूरा एनालिसिस आपको पुलकित ने करके दे दिया कि किस तरह की पोजीशंस बन रही है और बाजार में रेंज क्या हो सकती है। लेकिन चलिए एक और एक्सपर्ट को साथ में जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हरीश जुजारे, पृथ्वी फिनमार्ट से। हरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आज थोड़ा टेक्सचर वीक लग रहा है, और ये हम देख रहे हैं कि एक दिन बाजार चलता है, फिर एक दिन थोड़ा थमता है, फिर चलता है, फिर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आती है, धीरे धीरे बाजार हालांकि ट्रेजेक्ट्री ऊपर की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जरा बताइए कि स्टॉक्स में आपको मौके कहां पर दिख रहे हैं और आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगी आज की? अभिषेक जी, कल के बढ़त के बाद फिर से आज आपने देखा है कि एक सेल ऑफ देखने मिल रहा है निफ्टी में। निफ्टी का एक स्ट्रक्चर देखा है तो मुझे लग रहा है कि अभी कंसोलिडेशन में है, लेकिन अगर लेवल्स की बात करते हैं तो 25,000 मेरे हिसाब से लग रहा है कि एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है। मेरा थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू बन रहा है, क्योंकि 25,000 के ऊपर टिक जाता है इंडेक्स, और मुझे लग रहा है कि अगर होल्ड कर लेता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक थोड़ा रिवर्सल देखने मिल सकता है, फिर से एक बार 25,220 के लेवल्स देखने मिल सकता है निफ्टी में। मेरा थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू है। हावेवर मुझे लग रहा है कि 25,000 के नीचे फिर से सेल ऑफ कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन 25,000 का लेवल है जो है, मुझे लग रहा है कि मेक और ब्रेक है। और जिस तरीके से मार्केट कंडीशन के लगते हैं, मुझे लग रहा है कि 2 स्टॉक्स है मेरे रडार पे, एक बाय का और सेल का। और फर्स्ट स्टॉक है बाय के लिए। बाय का रिकमेंडेशन जो है मुझे लग रहा है कि डॉक्टर रेड्डी लैब्स का है। डॉक्टर रेड्डीज में लैबोरेटरीज में देखा है तो चार्ट कंसोलिडेशन में था और आज के वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट दिया है, और 200 मूविंग एवरेज के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी ले चुका है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार बाउंस देखने मिल सकता है, रैली ऊपर 1350 तक लेवल से दिख सकता है शॉर्ट टर्म में। तो मुझे लग रहा है कि डॉक्टर रेड्डीज खरीदने की राय रहेगी करंट लेवल्स पे, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1240 का और 1350 का टारगेट्स के लिए। और दूसरा स्टॉक है मेरा सेल के लिए। सेल के डर में है जो है MFSL। अगर MFSL देखा जाए तो लास्ट NBFC में स्टॉक्स में अच्छा खासा रैली देखने मिला है, और अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। और शॉर्ट टर्म में भी अगर देखा जाए तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और एक छोटा सा HNS पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन भी बन चुका है। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक गिरावट देखने मिल सकता है प्रॉफिट बुकिंग के वजह से। तो मुझे लग रहा है कि नीचे के और टारगेट्स बनेंगे 4075 का
और स्टॉप लॉस अगर शॉर्ट करना है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1575 और टारगेट्स बनेंगे 1475 का। बिल्कुल मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी जो हमारी नज़र रहेगी। लेकिन चलिए, आज भारत और यूके के बीच एफटीए होने जा रहा है। पूरी डिटेल्स के साथ सुमिता करीर जुड़ रही हैं। जी शरद, सो जो एफटीए की हम बात कर रहे हैं वो कुछ ही देर में हो जाएगा। अब से लगभग 1 घंटे में वो एफटीए साइन होगा और इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। और आपको याद होगा कि 3 साल से लेकर इस एफटीए पे बात चल रही थी। फिर यूके में एक गवर्नमेंट का चेंज हुआ और उसके बाद जो प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर है, ये उनकी एक प्रायोरिटी रही है। इस साल के मई में जो ये एग्रीमेंट है ये फाइनलाइज हो गया था, ये कंक्लूड हो गया था जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। बट अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यूनाइटेड किंगडम में है, प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर भी ऑफ कोर्स वहाँ पे हैं, तो तब ये एग्रीमेंट की साइनिंग होगी। और हमें सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इंडिया के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जो है वो भी उस सेरेमनी में शामिल होंगे। और इस सेरेमनी में ओवरऑल जो होगा वो वहाँ पे बायलैटरल टॉक्स होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूके की लीडरशिप के साथ। उसके बाद उनका एक मिलना भी होगा जो किंग चार्ल्स III हैं, उनके साथ उनकी एक मीटिंग भी होगी। और उसके बाद वो रवाना होंगे मालदीव्स के लिए, जो उनका सेकंड लेग ऑफ दिस विजिट है। बट अगर हम इंडिया यूके के एफटीए की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डील है। ये कॉम्प्रिहेंसिव डील इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम और इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो ड्यूटी दोनों साइड से घटेगी वो एटलीस्ट 90% तक घटेगी। बट इंडिया के केस में उसको छूट मिली है 99% ऑफ आइटम्स पे। तो इससे क्या क्या सस्ता हो जाएगा। ऑटोज़ में ये ड्यूटी चल रही है और इंडिया के जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, फुटवेयर हो गया, ये सब कुछ हो गया, इसके ऊपर काफ़ी छूट मिली है। उसके अलावा जो कॉस्मेटिक्स हैं उसमें हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स में हो गया। तो इन काफ़ी सारे सेक्टर्स में नियर ज़ीरो टैरिफ्स जो हैं वो दोनों देशों ने डिसाइड किया है। अब ये समझने वाली बात है कि ये इस समय पे आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट क्यों है। ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इंडिया उन देशों में से सबसे पहले देशों में से एक है। इसके पास फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज था कि वो अपनी बायलैटरल ट्रीटी साइन करे डिफरेंट नेशंस के साथ। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है उसने काफ़ी एक डिस्ट्रप्शन मचा के रखा हुआ है। पूरे वर्ल्ड में काफ़ी डिस्ट्रप्शन हुआ है इस टैरिफ पॉलिसी की वजह से। तो कंट्रीज़ के लिए अब ये इंपॉर्टेंट है कि वो अपने सेपरेट डील्स करें। बट ये 3 साल से हो रहा है। बाकी कंट्रीज़ को अगर आप देखेंगे, यूरोपियन यूनियन जैसे चाइना के साथ डील करना चाह रहा है, या चाइना साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ, वियतनाम के साथ और बाकी इंडिया के साथ, इन सब के साथ डील करना चाह रहा है। ये तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसी को अनाउंस किया उन्होंने, टैरिफ पॉलिसी को। लेकिन इंडिया अपने बायलैटरल अरेंजमेंट्स, अपने एफटीएज डिफरेंट कंट्रीज के साथ, उनकी ये पॉलिसी काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है। और डेफिनेटली ये जो एफटीए ये दोनों साइड के लिए एक विन विन सिचुएशन है। क्योंकि लीडरशिप जो है दोनों कंट्रीज़ की वो ये चाहती है कि बायलैटरल ट्रेड जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो काफ़ी बढ़ जाए, $120 बिलियन तक बढ़ जाए बाय द एंड ऑफ 2030। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आर वेटिंग फॉर अस थ्रू द डे। हमें देखना होगा कि ये कब इसकी एफटीए की साइनिंग होती है। और डेफिनेटली प्रधानमंत्री की विजिट के ऊपर, उस एफटीए की साइनिंग के ऊपर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो एक प्रेस ब्रीफिंग करेंगे जिसपे वो बाकी सब डिटेल्स शेयर करेंगे। ठीक है, बस ये डील साइन होने वाली है और इस पर सरकार की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग भी होगी, उस पर हमारी नज़र होगी। लेकिन फिलहाल दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल जो ट्रेड है, यानी कि द्विपक्षीय व्यापार है, वो है $60 बिलियन का। वो अगले 5 साल में बढ़ाकर करने की योजना है 120 बिलियन। करीब 3 साल से इसका इंतजार कर रहे थे और फाइनली अब ये एफटीए साइन होने वाला है। तो उसके क्या फ़ायदे होंगे, इसके रिलेटेड जो भी पॉइंटर्स हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। लेकिन एक और दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैगल कैपिटल के फाउंडर अंशुल सैगल हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं। अंशुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है सर। काफ़ी लंबा इंतज़ार कराया आपने, लेकिन लंबा इंतज़ार अंशुल जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए आपका। डोनाल्ड ट्रंप भी करा रहे हैं ये ट्रेड डील को लेकर। क्या उम्मीद है, सब कुछ ठीक होगा या फिर कुछ अड़चन आ रही है, कहीं पेच फंस रहा है? क्योंकि कहां 9 तारीख और कहां 24 तारीख, 15 दिन बीत गए उनके डेडलाइन से। तो इसमें क्या है ना, गुड आफ्टरनून, ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप बुलाते रहिए, हम आते रहेंगे, बहुत खुशी से आएंगे। तो जो आप बात कह रहे हैं ट्रेड नेगोशिएशंस की,
उसमें एक अड़चन थी, जो मेन अड़चन थी जो हम सुन रहे थे, वो एग्री कमोडिटीज के ऊपर, जो ट्रेड के ऊपर उसमें अड़चन थी कि इंडिया नहीं चाह रहा था कि उसमें भी ओपन अप हो, क्योंकि हमें अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना है। और यूएस चाह रहा था कि इंडिया एग्री कमोडिटीज उनसे लोअर टैरिफ्स पे ले। वो इंडिया के लिए मुमकिन नहीं था फॉर ऑब्वियस रीजन। अब इस चीज में कुछ पेचीदगियां है जो कि चल रही है, और भी कुछ एक दो इश्यूज होंगे जहां पे कि मिडिल ग्राउंड मिला नहीं है। बट बाय एंड लार्ज आई थिंक जो ट्रेड डील है वो इंडिया के लिए पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया का ट्रेड यूएस के साथ बहुत मिनिस्क्यूल है। और जियोपॉलिटिकली इंडिया एक तरह से एक ऐसा पिलर खड़ा होके आता है ग्लोबल सप्लाई चेन में, जो कि चाइना को थोड़ा डी रिस्क करता है। और इस वजह से इंडिया की तरफ जो रुख है, और पर्टिकुलरली ट्रेड पे जो रुख है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो थोड़ी डिले है, 10 दिन 15 दिन वो सब तो चलता रहेगा, लेकिन ये डील होगी अगले 15 20 25 साल की। और इस वजह से जब भी ये डील कंक्लूड होगी, इंडिया के लिए ये काफी पॉजिटिव होगा। आप इसी कॉन्टेक्स्ट में ये याद रखिए कि जब चाइना को 99-2000 में WTO में एंट्री मिली थी, वो मेरा ख्याल 5 या 6 साल की नेगोशिएशंस के बाद उनको मिली थी। और उसके बाद 2 डेकेड्स तक उनकी जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो करीब करीब 8 से 9% की रही थी। तो उनकी इकोनॉमी का जो रुख है वो 20 साल के अंदर अंदर पूरी तरह बदल गया। आप इस चीज को उतनी टाइम अवधि में देखिए, 10-15 दिन 20 दिन का डिले जो है वो इसमें ज्यादा मायने नहीं रखता है। मानसी, दिस साइड, प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपने यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड फ्रंट पर, टैरिफ फ्रंट पर जो कुछ चल रहा है उस पर आपका आउटलुक बताया, बट डोमेस्टिक डोमेस्टिक मार्केट्स पर आपका एक टेक मैं जानना चाहूंगी। बिकॉज यस, अर्निंग सीजन है, एक ट्रिगर जिसके बीचों बीच खड़े हम, कुछ तमाम अर्निंग्स आ रही है। एंड हाँ, जो ग्लोबल फ्रंट पर हो रहा है उसका खामियाजा कुछ हद तक अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स भुगत जरूर रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजार की अगर बात करें, अपनी चाल है हमारी, और उस चाल पर अडिग भी चल रहे हैं। 25,000, 25,200 ये लेवल्स है, और इस लेवल पर स्ट्रॉन्ग फुटिंग बरकरार भी रहती है। माना कि एक तरफा तेजी नहीं है, लेकिन ये तेजी का दौर जो है एटलीस्ट मैच्योरली मार्केट समझना जरूर चाह रहा है। अर्निंग सीजन में आईटी से निराशा हाथ जरूर लगी, लेकिन इटर्नल जैसे सरप्राइजेस भी थे। व्हाट डू यू थिंक नेक्स्ट फैक्टर, ब्रॉडर सेंटिमेंट अर्निंग्स के लिहाज से, और डोमेस्टिक का मार्केट का पिक्चर आपको कैसा नजर आता है? मानसी, गुड आफ्टरनून, ऑलवेज अ प्लेजर। आप अगर मार्केट को देखेंगे फ्रॉम लोज ऑफ मार्च, निफ्टी ही कुछ 13-14% की रैली दे चुका है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च निफ्टी ने तब से इतनी रैली दे दी। और अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे तो फ्रॉम द बॉटम वो करीब करीब 30% ऊपर चल चुका है। तो क्लियरली मार्केट का रुख इसी चीज से समझ आ रहा है कि बॉटम इज इन प्लेस इन द मार्केट, और यहां से मार्केट का रुख आगे की अर्निंग्स को देख के बदल रहा है, जो कि पॉजिटिव है। और कुछ एक सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने डिसअपॉइंट किया है, और वो एंटिसिपेटेड भी था। इस वजह से उनके स्टॉक्स में बहुत गिरावट नहीं आई, क्योंकि वो स्टॉक्स पहले से ही नहीं चले थे। और कुछ एक सेक्टर्स ऐसे हैं और स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे कि सरप्राइज पॉजिटिव रहा है, और वो स्टॉक्स चले हैं। आपने एक नाम लिया इटर्नल, और भी ऐसे बैंकिंग फाइनेंस में ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी रिजल्ट्स में, और वो स्टॉक्स आगे भी मतलब उनका प्राइस एक्शन पॉजिटिव रहा है। अब इस सेटअप को अगर आप समझे, आप आसपास बात करिए, 10 लोग में से 9 बोलेंगे कि मार्केट बहुत चल गई है, अभी ये इस टाइम में कॉशियस रहना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड्स की पोजिशनिंग देखेंगे तो 1 महीने पहले कुछ उनका 7 से 8% का कैश था, जो कि मेरा ख्याल 15-20 साल में सबसे हाई कैश लेवल था। और आज की डेट में वो कुछ 5 या 6% का कैश उन म्यूचुअल फंड्स के पास रह गया है, विच मीन्स कि उन्होंने डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दी है। और एफआईआईस तो इंडिया के अंदर ऑफ लेट ही आना चालू हुए, पूरा पिछला साल एफआईआईस का सेलिंग का था। अब ये अगर पूरा सेटअप देखें, स्केप्टिसिज्म और कैश होल्डिंग बीइंग हाई, और दूसरी तरफ अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी बीइंग बेटर देन व्हाट इट वाज लास्ट ईयर,
ये बाय एंड लार्ज सेटअप ऐसा है जो कि मार्केट को सपोर्ट देगा, और इटर्नल के रिजल्ट्स ने ये भी दिखाया है कि कंजम्पशन इज रिटर्निंग। थोड़ा बहुत और भी सेक्टर्स में ऐसा दिखने को आ रहा है। वैल्यू रिटेल ले लीजिए कि कंजम्पशन रिटर्न थोड़ा वापस दिख रहा है। केबल्स एंड वायर्स देख लीजिए, थोड़ा बहुत होम इम्प्रूवमेंट देख लीजिए। कंजम्पशन अगर वापस आएगा तो इस मार्केट में अर्निंग्स को सपोर्ट मिलेगा, और मार्केट का सेंटिमेंट सेटअप ऐसा है जो कि मार्केट को डाउनसाइड से प्रिवेंट करेगा। तो हमें ये लगता है ये मार्केट यहाँ पे या तो कंसोलिडेट होगी, या ब्रॉडर मार्केट्स में एक आध कोई मतलब इंडिविजुअल स्टॉक्स में पॉजिटिव एक्शन रहेगा बेसिस रिजल्ट्स। अंशुल सर, शरद दिस साइड, गुड आफ्टरनून सर। आपने यही बात की कि कंजम्पशन की जो पिकअप है, कुछ कुछ ग्रीन शूट्स आ रहे हैं, और जिस तरह फेस्टिव सीजन आएगा वहाँ देखेंगे और कंजम्पशन नेम्स में जो है और मोमेंटम देखने मिल सकते हैं एक दो क्वार्टर में। मेरा एक सवाल है कि क्या रिस्क ऑन इफेक्ट ग्लोबली भी देखे और डोमेस्टिकली भी देखे, क्या आ सकता है? इन्वेस्टर्स जो है लार्जली ग्लोबली प्रेफर अब थोड़ा सा इक्विटी कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में भी रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे जो है नास्डाक और S&P 500 देखने मिल रहा है। और आपने सही कहा, जो स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस है अर्निंग स्पेसिफिक ज़्यादा रहेगा, विनर्स टेक ऑल मार्केट भी रह सकता है, और प्राइमरी मार्केट्स में भी देखिए लिक्विडिटी अच्छा है। तो आपको लग रहा है कि कुछ एक रिस्क ऑन सेंटिमेंट जो है आ सकता है, FIs वापस आ सकते हैं? किस तरह भारत का बाजार प्लेस्ड है अभी? गुड आफ्टरनून शरद। आप अगर जो रिस्क ऑन ट्रेड की बात कर रहे हैं और उसमें कंजम्पशन पैटर्न्स अगर हम देखें, तो कंजम्पशन कई एक सेक्टर्स में पिछले 2-3 साल से काफी टेपिड रहा है। पर्टिकुलरली अगर आप रूरल कंजम्पशन देखें तो वो अभी एक आध क्वार्टर ही हुआ होगा कि वो रूरल कंजम्पशन वापस आने लगा है। और फिर उसके बाद कुछ सब सेक्टर्स देख लीजिए, जैसे आप किचन अप्लायंसेस देख लीजिए, होम अप्लायंसेस वगैरह देख लीजिए, उनके अंदर 2-3 साल का कंसोलिडेशन रहा है, क्योंकि एक बूम आया था कोविड के बाद, जिसके बाद थोड़ा स्टेबिलिटी आ गई उस स्पेस में। तो ये सब सेक्टर्स, इनमें हमने काफी कंसोलिडेशन देख लिया है, और अब कंजम्पशन पैटर्न्स हमें थोड़ा बहुत ग्राउंड से चेंज नजर आ रहा है, जिससे कि उनकी अर्निंग्स में अपटिक आएगा। और बाय एंड लार्ज इसका इम्पैक्ट मार्केट्स पे पॉजिटिव होना चाहिए। हमें ये लगता है कि FIIs भी, जो कि एक टाइम पे कुछ 23-24% उनकी होल्डिंग थी, और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग इन दी इंडियन इक्विटीज, वो लोअर लेवल पे कुछ 16-17% पे इस समय आ गई है। और ये जो परसेंटेज होल्डिंग है, ये मल्टी ईयर लोज है। इसके बाद FIIs को एडजस्ट होना होगा इंडियन वैल्यूएशन से, और ये मान के इंडिया में आना होगा कि इस मार्केट में जो ग्रोथ हो रही है वो इन वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करती है। इस वजह से हमें ये लगता है कि रिस्क ऑन ट्रेड और FII सेटअप पॉजिटिव है इस मार्केट के लिए। ग्रोथ अगर चलती रही तो FIIs वापस आएंगे। FIs की वापसी जो है आने वाले, शायद महंगे वैल्यूएशंस पे आए, पर आएंगे वो ज़रूर। अंशुल जी, धन्यवाद, आपने समय निकाला और पूरी तरह जो है मैक्रो से लेके इंडियन मार्केट्स के और कौन सेक्टर्स है जिस पे फोकस रहनी चाहिए, सब पे आपने विशेष राय बताई। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, जहां पे हम आपको कमाई के मौके देंगे। ओशो कृष्ण के साथ। गुड आफ्टरनून ओशो जी, जरा बताएं अपने टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे? वेरी गुड आफ्टरनून शरद। वेल, सबसे पहले ऑल दो अगर आज मार्केट की बात करें तो हमें थोड़ा सा फॉलो अप बाइंग बिल्कुल मिसिंग आउट लग रहा है इस मार्केट में। दैट मींस सेक्टर चर्निंग काफी स्ट्रांग है। तो वही अभी सेक्टर चर्निंग में अगर हम देखें तो मुझे लगता है PSU बैंक्स में एक अच्छा ट्रैक्शन आया हुआ है, एंड PSU बैंक्स में स्पेसिफिकली बैंक बड़ौदा में एक स्ट्रांग ट्रैक्शन है। टेक्निकली अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम पे असेंडिंग ट्रायंगल के फॉर्मेशन पे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है एक अच्छा पोटेंशियल है काउंटर में। करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है, 245 के आसपास होवर कर रहा है। 238 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें, एंड हायर लेवल्स पे 258 का पहला टारगेट बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल रहा है। सेकेंड काउंटर अगर हम देखें तो REC लिमिटेड, बहुत दिनों के बाद एक कंसोलिडेशन के बाद REC लिमिटेड में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है।
अगर इमीडिएट टाइम फ्रेम पे देखें तो 404 के आसपास करंटली होवर कर रहा है अभी, तो करंट लेवल्स पे बाय किया जा सकता है 396 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके। अप्रोक्सीमेटली 420 तक का पहला टारगेट रहेगा, बट यहाँ पे भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन है ब्रॉडर स्ट्रक्चर पे, तो अगर 420 को ब्रीच करता है तो यहाँ से हमें इवन हायर टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। पीएसयू बैंक्स की तो एक अच्छी रैली भी देखने मिल रही है। आप जिस तरह अर्निंग्स आ रहे हैं, इंडियन बैंक लीजिए या कैनरा बैंक लीजिए, जिस तरह एक रिकवरी की अटेम्प्ट निफ्टी बैंक में भी चल रहा है, पर इनकी वेटेज बहुत कम है। लेकिन इनकी 2 कॉल्स है, इस पे नज़र डाल दें। आरएसी की खरीदारी की रेटिंग है, टारगेट 420, स्टॉप लॉस 396 का है। और वही बैंक ऑफ बड़ौदा बात करें तो यहाँ पे बैंकिंग स्पेस से ओशो की पिक है। लेकिन चलिए जल्द से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार जो है अहम कॉल्स लेंगे और अर्निंग प्रीव्यूज़ भी आ रहे हैं सिप्ला और श्रीराम फाइनेंस के। कैसे रहेंगे इसके अर्निंग्स कल, उसकी भी हम सारी डिटेल्स आपके पास लेके आएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। 25,055 के लेवल्स पर मजबूती आई थी मार्केट में, लेकिन वो मजबूती हवा होती नजर आई। सोमवार को 25,000 के स्तर के आसपास ही खड़े थे हम, और वापस से कल एक बढ़िया तेजी दिखाने के बाद उन्हीं स्तरों के पास आकर रुक गए हैं। 57,076 के लेवल्स आप देखेंगे बैंक निफ्टी में। लेकिन चलिए आप मार्केट एट 3 सेगमेंट जानते हैं। हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ेंगे और 3 बजे मार्केट का सारा एक्शन हमें बताएंगे। आनंद, गुड आफ्टरनून। बताइए कौन सी खबरें हैं आज एक्सचेंजेस पर जो हमारे रेडार पर है। जी हाँ मानसी, 3 बजे तक के बाजार की तरफ देखें तो निफ्टी बैंक में करीब 150 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। और सबसे ज़्यादा जो गिरावट है वो है आईटी सेक्टर में। आईटी शेयरों पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। कोफोर्ज करीब 8 से 9% गिरा है। परसिस्टेंट में 8% की गिरावट दिख रही है। वहीं टेक महिंद्रा भी 3 से 4% की गिरावट दिखा रहा है। वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा है, आईईएक्स का शेयर देखें। मार्केट कपलिंग की जो खबर आई थी, शेयर में भारी गिरावट, करीब 28% की गिरावट देखने को मिल रही है। और जो वॉल्यूम है वो औसत से करीब 7 गुना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फार्मा सेक्टर में आज तेज़ी देखने को मिल रही। इप्का लैब का शेयर देखें 5% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है और औसत से 6 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर की बात करें तो मिले जुले नतीजे आए थे। 2% ऊपर कारोबार कर रहा है शेयर और औसत से 5 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे आए हैं, बात कर लेते हैं नतीजों की। मुनाफा घटा है करीब 200 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और NII भी करीब 100 करोड़ घटा है। साथ ही साथ ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसी के चलते शेयर में 4% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। सीजी पावर के नतीजों की बात करें तो मुनाफा जो है हल्का सा बढ़ा है, लेकिन एबिडा मार्जिन देखें 14.7% से घटकर 13.2% आ गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और शेयर हल्की गिरावट पर कारोबार करता नजर आ रहा है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो इन्फोसिस पर मोतीलाल ओसवाल की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी। न्यूट्रल की रेटिंग दी है, लेकिन लक्ष्य जो है 1800 से घटाकर 1750 किया है। नतीजे अनुमान से अच्छे आए थे, लेकिन आईटी सेक्टर में जो दबाव है वो शेयर पर देखने को मिल रहा है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। बैक स्टॉक, लेकिन एक्शन बैक खबरें भी एक कर ढेर सारी आ रही है। और इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर जो ब्रेकिंग देख रहे हैं, बिग ब्रेकिंग, भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो साइन हो चुके हैं। ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आती हुई, और आपको बता दें सबसे बड़ी ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट डील जिस पर दस्तखत तो होने थे। आज सुबह से ही इस खबर को टच बेस हम कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन में मौजूद भी हैं। इंडिया यूके FTA को लेकर सारे के सारे लाइव अपडेट जो आप देख रहे हो, इससे कई सारे क्षेत्र है जिस पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखता है। ऑटो क्षेत्र की रफ्तार आज सुबह से ही बढ़ती हुई नजर आई, और इसके अलावा भी टेक्सटाइल स्पेस और कई सारे सेगमेंट्स हैं जो कि इस FTA से पॉजिटिव एक अप्रोच इम्पैक्ट आता हुआ जरूर देखने को मिलेगा। और PM कियर स्टारमर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने बातचीत भी करी, और उसके बाद ये चेक स्टेटमेंट साइन और साथ ही दस्तखत इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट डील पर होते हुए नजर आए हैं। इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के लिहाज से काफ़ी हद तक ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो दोनों ही देशों के लिए एक लैंडमार्क डील साबित होती हुई दिखेगी। इंडिया के लिए जॉब्स और साथ ही इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के पर्सपेक्टिव्स भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, और सीधे तौर पर कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होते हुए, बिजनेसेस क्रिएट होते हुए,
पॉकेट्स वर्किंग एंड डेवलपमेंट क्लास के लिए क्रिएट होते हुए देखने को मिलेंगे। सो चेंज इन एक्शन और एक बड़ा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जिसका इंतजार था, इस अग्रीमेंट पर इस वक्त दस्तखत होते हुए नजर आ रहे हैं। ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर, भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन होता हुआ, लैंडमार्क इन इटसेल्फ। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और 3:05 हुए हैं। मार्केट की चाल पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इस वक्त कमजोर है बाजार। मेजर कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है? टाटा मोटर्स, सन फार्मा, ग्रासिम, सिप्ला, टाटा कंज्यूमर। कंजम्पशन का खेमा, ऑटोमोबाइल स्पेस और फार्मा, ये हैं जो कि बाजार को संभालने का काम, कुछ हद तक चढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसके सामने कई सारे मेजर प्लेयर्स हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। नतीजों का सीजन है जहां से बूस्ट अप जितना मिलना चाहिए मिला नहीं है। इसी के चलते कमजोरी जो है ज्यादा हावी होती हुई नजर आ रही है। रिलायंस, इन्फोसिस, आईटीसी, कोटक बैंक और साथ ही एचडीएफसी बैंक, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स भी हैं जो कि आज बाजार को नहीं संभाल पा रहे हैं। बिग बॉय रिलायंस में भी बिकवाली का दबाव कल संभला था। नतीजों के बाद लगातार कमजोरी हाथ लगी, उसके बाद एक दिन संभलने के बाद वापस से 1400 के लेवल्स पर गिरावट आज हावी होती हुई दिन के निचले स्तरों पर ये ट्रेड करता हुआ। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझेंगे, पीएसयू, बैंक, फार्मा और ऑटो में भी जो रफ्तार थी वो धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन फार्मा स्पेस अब भी बाजार को संभाले हुए है। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक और लेबोरेटरी स्पेस, पूरा का पूरा स्पेस देखिएगा, इसमें लेबोरेटरी सबसे सामने आ रहे हैं। इप्का लैबोरेटरीज और लॉरिस लैब, इन दोनों काउंटर्स को स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में तो तेजी है ही, लेकिन इप्का लैबोरेटरीज और साथ साथ लॉरिस लैबोरेटरीज अब देखेंगे करीब 5% की तेजी के साथ इन स्टॉक्स में ट्रेड। इप्का लैब तो 5% तेज और लॉरिस लैबोरेटरीज में हम देख रहे हैं 1.5 से 2% की तेजी। तबन लेबोरेटरी स्टॉक्स पर तो आपसे एक टेक जानना चाहेंगे ही, गुड आफ्टरनून टू यू, लेकिन इसके साथ साथ मैक्स हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्पेस में भी ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर ये सारे स्टॉक्स हैं और काफ़ी अग्रेसिव टारगेट्स बताए जाते हैं इनके लिए। सो इस पूरे स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? लेबोरेटरी में इप्का लैब और लॉरिस लैब, उसके अलावा भी अगर कुछ आपके फोकस रेडार पर है तो बताइएगा ज़रूर। देखिए, अगर लॉरिस लैब की बात करें, क्योंकि वो सीडीएमओ बिजनेस में और काफ़ी हद तक देखिए इम्प्रूवमेंट आ रहा है सीडीएमओ बिजनेस में, जो उनकी कैपेसिटी ऑलरेडी है, अभी यूटिलाइजेशन पे फोकस है, एग्जीक्यूशन में फोकस है और काफ़ी आप देखें तो चाइना +1 पॉलिसी के वजह से काफ़ी हद तक कह सकते हैं सीडीएमओ बिजनेस इंडिया में भी आएगा। अभी हमारा 2-3% शेयर है, लेकिन बातें चल रही है कि 3-4 साल में वी मे बी अराउंड डबल फ्रॉम हियर और बहुत बड़ा बिजनेस है ये। $25 बिलियन का एक्सपेक्टेशन है बाय 2028 ये हो सकता है। तो लॉरिस लैब उसमें काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है, तो वहाँ उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। रही बात डायग्नोस्टिक की जो आपने बात की, तो देखिए वो काफ़ी वॉलेटाइल बिजनेस है। ऑफ कोर्स कोविड के बाद, कोविड के टाइम पे काफ़ी हद तक चला था, लेकिन बाद में सुस्त और अभी वापस थोड़ी तेज़ी पकड़ा है, लेकिन वहाँ आपको फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहेगा। मेरे हिसाब से अगर किसी को इन्वेस्ट भी करना है, आई थिंक खास करके थोड़ा लॉन्ग टर्म अगर सोचे तो सीडीएमओ बिजनेस में जैसे लॉरिस लैब है या सिंजीन है, वहाँ आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो, क्योंकि वहाँ एक विजिबिलिटी है, वहाँ एक कैपेक्स ऑलरेडी लगा हुआ है, उस पर यूटिलाइजेशन पे फोकस है और बड़े बड़े जो प्लेयर्स देखे आप, टॉप इंटरनेशनल फार्मेसी कंपनीज ना, वो तैयार है इन सबको अपना कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। सो आई थिंक सीडीआरएमओ या सीडीएमओ कंपनीज पे फोकस कीजिए, आई थिंक वो बेटर रिटर्न दे सकते हैं यहाँ से। ओके, सो इस स्पेस पर सीडीएमओ, सीडीआरएमओ, इनफैक्ट फार्मा को ही अगर आप देखें, अब ये डाइवर्सिफाई हो चुका है, सिर्फ एक सेक्टर नहीं, कई सारे स्पेसेस इसमें, क्रैम्स, सीडीएमओ, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, लेबोरेटरीज, हॉस्पिटल, फार्मा, ये सब कुछ मिलाकर फार्मा स्पेस बनता है और काफ़ी बड़ा सेक्टर इन इटसेल्फ बन चुका है और इन तमाम पर नज़र होनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो बीटीएसटी, एसटीबीटी ट्रेड्स और क्यूज ट्रिगर्स आपके सामने रखेंगे, आप बने रहें। आने वाले हैं। सबसे पहले श्रीराम फाइनेंस पे जो है हमारी चर्चा होने वाली है। नतीजों का क्या अनुमान है उसको सारी डिटेल्स हमें वरुण बताने वाले हैं। देखिए, श्रीराम फाइनेंस से स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद हम लगा रहे हैं। एयूएम में 15 से 17% के आसपास की ग्रोथ होगी, नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 11% के आसपास की बढ़ोतरी होगी और मुनाफा 7.5 से 8% बढ़ेगा। 2135 करोड़ रुपए का अनुमान जो है हम लगा के चल रहे हैं। याद रखिएगा, अब तक जितनी भी एनबीएफसी कंपनियों ने अपने नतीजे घोषित किए हैं, उन्होंने एक बात को हाईलाइट किया है और वो ये है कि व्हीकल फाइनेंसिंग स्पेस में दिक्कतें देखने मिल रही है और श्रीराम फाइनेंस में तो पिछले कुछ क्वार्टर में कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग में वैसे ही दिक्कत थी। तो देखना पड़ेगा कि इस बार मैनेजमेंट क्या कहता है व्हीकल फाइनेंसिंग को लेकर और खासकर कमर्शियल व्हीकल की फाइनेंसिंग को लेकर। बाकी
नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि 10 से 15 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इसके पहले अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे क्वार्टर्स में एक्सेस लिक्विडिटी का इम्पैक्ट देखने मिला था मार्जिन पे। इस बार वो स्टेबलाइज होगी, इसके लिए इस कंपनी के मार्जिन जो है वो शायद थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं। एसेट क्वालिटी नो डाउट पूरे अगर आप देखेंगे NBFC बैंकिंग स्पेस में थोड़ी ख़राब हुई है, यहाँ पे भी NPAs में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जो ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट है कंपनी का वो करीब 2.2% के आसपास रहने वाला है। तो नंबर स्टेबल रहेंगे, मार्जिन्स बढ़ेंगे, NPAs भी थोड़े बहुत बढ़ेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैनेजमेंट की कमेंट्री पे है और खासकर व्हीकल फाइनेंसिंग, कमर्शियल व्हीकल की फाइनेंसिंग को लेकर मैनेजमेंट क्या कहता है ये जानने सबसे इंपॉर्टेंट होगा। जी बिल्कुल, स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स श्रीराम फाइनेंस की तरफ से एक्सपेक्टेड है। ओशो, एक बार श्रीराम फाइनेंस की चार्ट चेक ले लेते हैं। आप किस तरह मोमेंटम जो है श्रीराम फाइनेंस की तरफ देखने मिला है? स्टॉक देखिए भारी गिरावट से ट्रेड कर रहा है, स्टॉक 3% की जो है बड़ी गिरावट आई है, लेकिन स्टेबल नंबर्स एक्सपेक्टेड है। आप क्या लग रहा है चार्ट्स पे? ओवरऑल टेक्निकली तो अभी भी काउंटर में थोड़ा सा करेक्शन दिखाई दे रहा है, बिकॉज 700 से अगर हम देखें तो ग्रेजुअल स्लिप है काउंटर में, एंड अभी भी अपने 200 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास होवर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है 620 एक क्रूशियल जोन है काउंटर के लिए। अगर इसके नीचे स्लिप करता है तो 580 के लक्ष्य को टेस्ट कर सकता है। अगर 620 के ऊपर रहता है, बिकॉज वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है कल के दिन पे, तो मुझे लगता है अगर 620 के ऊपर सस्टेनेंस दिखाता है तो हो सकता है यहाँ से एक पुल बैक रैली भी देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा साइडवेज या थोड़ा सा कॉशन इस काउंटर में अभी ले करके चलना चाहिए। 620 एक क्रूशियल जोन है, वहां पे मेक और ब्रेक जोन है। अगर वहां से एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देता है तो हायर लेवल्स पे हमें वापस 670 से 680 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इम्पॉर्टेंट लेवल्स पे जो अभी भी वेट करना चाहिए, जिस तरह अर्निंग्स की वॉलिटिलिटी हमें देखने मिल रही है। और जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार सिप्ला का प्रीव्यू और BTST STBT ट्रेड्स क्या ले सकते हैं उस पर हमारी नजर रहेगी। मुनाफे के फ्रंट पर बढ़त देखने को मिली है। नंबर्स के साथ साथ स्टॉक के रिएक्शन पर भी फोकस होना चाहिए। करीब 0.5% की गिरावट स्टॉक में नजर आ रही है। 520 करोड़ से कंपनी का मुनाफा जो है 594 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। सालाना आधार पर बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। अभी बस मुनाफे का आंकड़ा हमारे स्क्रीन पर आया है, जैसे जैसे नंबर्स आते हुए दिखेंगे आप तक हम पहुंचाएंगे ज़रूर। लेकिन SBI लाइफ की ही अगर बात करें, स्टॉक में एक डाउन सर्ज देखने को मिला है। नतीजों से पहले भी हम देख रहे थे कॉशियस आउटलुक स्टॉक में था, और इस वक्त भी अगर आप देखेंगे कॉशियस स्टांस है। कमजोरी का रुझान 0.5% डाउन ट्रेंड्स के साथ स्टॉक में 1799 के स्तर पर फिलहाल कामकाज देखने को मिला है। मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ और नए बिजनेस के AP की अगर बात करें, एक्सपेक्टेशंस जिस तरह की हमारी थी उसी तरह के कुछ नंबर्स आते हुए नजर आ रहे हैं। VNB यानी कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की तरफ से एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन सिंगल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर भी थी। आंकड़े जब और ज़्यादा पैन आउट होंगे इस पर भी नज़र डालेंगे। और ईयर ऑन ईयर बेसिस मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट की उम्मीद लगाकर हम चल रहे थे, बेसिस पॉइंट्स में ही, लेकिन इम्प्रूवमेंट की उम्मीद ज़रूर थी बिकॉज ऑफ बेटर प्रोडक्ट मिक्स। और साथ ही अगर आप देखिए सीक्वेंशली मार्जिन्स में डाउन ट्रेंड्स की उम्मीद भी लगाई जा रही थी। मैनेजमेंट की कमेंट्री ग्रोथ को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, चैनल चेक्स को लेकर क्या कुछ निकल कर आती है, इस पर खास तौर से नज़र रखनी होगी। बहरहाल आय के आंकड़े में भी बढ़त है। 15,105 से कंपनी की आय जो है 17,175 तक जाती हुई देखने को मिली है। सो रेवेन्यू के फ्रंट पर बढ़त है, मुनाफे के फ्रंट पर बढ़त हाथ लगी है। बावजूद इसके 0.5% के डाउन ट्रेंड्स हैं, लेकिन बहुत जल्दी इसे एनालाइज नहीं करना चाहिए। एक बार टेक्निकल चेक भी समझना चाहिए। हरीश, आंकड़े तो ठीक दिख रहे हैं मुनाफे और आय के फ्रंट पर। स्टॉक में हम देख रहे हैं 0.5% डाउन ट्रेंड अब भी बरकरार है। SBI लाइफ पर तो अपनी राय दीजिएगा ही, लेकिन साथ साथ अगर कोई BTST STBT ट्रेड है वो भी बताएं। बिल्कुल मानसी, देखिए अगर हमने लास्ट कुछ दिनों से देखा है तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में बहुत सारे अच्छा खासा रैली देखने मिल चुका है। और SBI में भी, SBI लाइफ इंश्योरेंस में देखा है तो ऑलमोस्ट 1400 से लेके 1850 तक रैली देखने मिला था। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी ओवरऑल
देखा है तो हाइट ऑफ फायर बॉटम अभी भी इंटैक्ट है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी सपोर्ट जोन 1750 के अराउंड है। जब तक 1750 के अराउंड है मुझे लग रहा है कि इसका अप ट्रेंड अभी भी ऊपर की ओर ही रहेगा। मुझे लग रहा है कि थोड़ा अगर किसी के पास बाय है तो होल्ड रखना चाहिए 1750 के स्टॉक पे। सर मुझे अभी तक कोई वीकनेस नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि थोड़ा टाइम पीरियड में कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है, लेकिन ऊपर की ओर रेजिस्टेंस देखा है तो जैसे 1860 के अराउंड एक रेजिस्टेंस जोन है, तो उसके ऊपर निकला था और रैली देखने मिल सकता है। फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन में है, थोड़ा वेट करना चाहिए। फ्रेश बाइंग तो मैं अवॉइड करूंगा, पर किसी के पास ऑलरेडी लॉन्ग है तो मुझे लग रहा है कि होल्ड रखना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए और मीडियम टर्म में भी। मुझे लग रहा है कि 1750 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और ऊपर की ओर 1860 और 1900 लेवल्स के लिए देखने मिल सकता है कुछ टाइम पीरियड में। BTST STBT ट्रेड अगर हरीश आप बताना चाहें। मान लीजिए अगर BTST में मेरे रडार पे देखिए मेटल स्टॉक्स में थोड़ा अच्छा मोमेंटम बन रहा है और मुझे लग रहा है कि नेशनल एल्यूमिनियम एक स्टॉक है जहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करके उसके ऊपर टिक रहा है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि BTST के लिए नेशनल एल्यूमिनियम बाय करके चलना चाहिए आज के लिए। तो अभी करंटली 198.40 चल रहा है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर 210 तक चांसेस है ऊपर बाउंस करने के लिए। मुझे लग रहा है कि 194 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और करंट लेवल्स पे बाय करने की राय रहेगी BTST के लिए नेशनल एल्यूमिनियम पर फोकस है 198 के लेवल्स। ओशो आपकी तरफ से कोई BTST या STBT ट्रेड? और अभी अगर हम देखें तो बहुत स्ट्रांग मोमेंटम मुझे देखने को मिल रहा है ऑटो OEM कंपनीज में। मेजरली काउंटर्स कैश काउंटर हैं बट काफी स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है अभी ऑटो एक्सेल्स करके स्टॉक है जिसमें काफी स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ नियरली 5% का मूव है, 1875 के आसपास ओवर कर रहा है। तो इस काउंटर को BTST के तौर पे लिया जा सकता है, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1835 का एंड हायर लेवल्स पे मुझे लगता है 1930 तक के टारगेट्स हमें एज अ BTST देखने को मिल सकते हैं। दूसरा काउंटर है सोना BLW। इस काउंटर में भी नियर अबाउट बहुत स्ट्रांग टेक्निकल सेटअप बना हुआ है। अभी वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग नहीं आया बट यहाँ पे भी एक काउंटर में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। सो 510 तक के टारगेट के लिए काउंटर को बाय करके चला जा सकता है, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें 478। ऑफ कोर्स अर्निंग स्पेसिफिक भी जो है राय रहेगी और ऑफ कोर्स सिप्ला पे भी जो है नज़र जल्द से डाल देते हैं। सृष्टि ज़रा बताएं सिप्ला के नतीजे कैसे रहने वाले हैं? तो देखिए इस बार सिप्ला के नतीजों की बात करें तो अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है क्योंकि मार्जिन्स तिमाही दर तिमाही इंप्रूव हो सकते हैं और यही सबसे अहम आंकड़ा होगा सिप्ला के नंबर्स में देखने का। क्योंकि इसके पीछे के फैक्टर्स अगर हम समझे तो देखिए इनकी जो US की आय है वहां पर साल दर साल 13% की गिरावट देखने को मिलेगी, पर तिमाही दर तिमाही अगर US की बिक्री के अनुमान समझे तो लगभग सपाट ग्रोथ रह सकती है। $220 मिलियन जो है इनकी आय रहने की उम्मीद है US बिजनेस से। पर इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होगा देखना कि जी रेव लिमिट का कंट्रीब्यूशन किस तरीके से आता है, क्योंकि देखिए डॉक्टर रेड्डीज के नतीजों में सबसे निराशाजनक यही था कि जी रेव लिमिट में जितना कंट्रीब्यूट करना था उतना नहीं किया और उसके चलते उनके नंबर्स पे इम्पैक्ट पड़ा। इसी के साथ साथ इंडिया बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हम देख ही रहे हैं। इस बार भी जो है 8 से 9% बढ़त की उम्मीद है, पर आगे के लिए क्या कंपनी गाइड करती है, किस तरीके की ग्रोथ रह सकती है, ये देखना सबसे ज्यादा अहम होगा। अब नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर जो इनकी आय है वो 7060 करोड़ पे आने की उम्मीद लगा रहे हैं हम। EBITDA में 1730 करोड़ आ सकता है ये पर्टिकुलर नंबर और मार्जिन्स जो है 24.5% आने की उम्मीद है। साथ ही साथ मुनाफे की बात करें तो 1207 करोड़ हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। पर नतीजों के अलावा आगे की गाइडेंस कैसी है, टैरिफ को लेकर कितनी अनसर्टेनिटी है, साथ ही बड़े लॉन्चेस क्या कुछ कंपनी प्लान कर रही है, ये सभी चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी। धन्यवाद सृष्टि। सिप्ला के प्रीव्यू के बारे में हम जो है बता रहे हैं और आज देखिए डॉक्टर रेड्डीज में भी अच्छी अप मूव देखने मिल रही है। जल्दी से 30 सेकंड में तपन ज़रा बताएं कि फार्मा स्पेस पे जो है क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स होने चाहिए इस अर्निंग सीजन में देखने के लिए? जी सर, देखो फार्मा में आप खास करके आप सेल्स देखिए और मार्जिन्स में तो है, लेकिन इनका पैटर्न जो आ रहे नए नए वो किस तरह से ना वो नए प्रोडक्ट डिलीवर वहाँ ध्यान रखना है। खास करके आप US की बात करें तो US में
काफ़ी सारे सिप्ला हो, लुपिन हो और काफ़ी सारे अदर कंपनीज के ना टर्नओवर कैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा सेल्स हो रहा है। CDMO बिजनेस में भी थोड़ा ध्यान रखें। जेनरिक बिजनेस कुछ 11-12% से बढ़ेगा। तो जो सिप्ला का प्रीव्यू दिया वो भी ठीक ठाक ही लग रहा है। लेट्स सी कल क्या होता है, लेकिन फार्मा पे ओवरऑल काफ़ी हद तक ना मैं पॉजिटिव हूँ, और जिस तरह से रिजल्ट भी आए ठीक ठाक ही आए, तो यहाँ से पॉजिटिव आउटलुक में रख रहा हूँ। जी बिल्कुल, फार्मा के लिए पॉजिटिव आउटलुक है। ज़रूर थोड़ी सी मिक्स्ड न्यूज़ देखने मिल रहे हैं, लेकिन बाजार जो है पूरी तरह देखें तो अर्निंग स्पेसिफिक जो है ज़्यादा इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। लेकिन इतने सारे न्यूज़ फ्लोज हो रहे हैं, और याद रखिए आज निफ्टी के वीकली एक्सपायरी भी है, तो बाजार में वॉलीटिलिटी दिखी। ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस है शॉर्ट कवरिंग हो, लेकिन भारी गिरावट जो है देखने मिली। लगभग 160 पॉइंट्स का गिरावट आया है। निफ्टी गेनर्स हमारे लिस्ट पे बात करें, इटर्नल जो है टॉप गेनर है, लगातार अर्निंग्स के बाद 4 सेशन में 20% से ज़्यादा का उछाल देखने मिला है। डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो गाइडेंस और सेमिक्लोडाइड जैसे ड्रग्स के लिए जो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। टाटा कंज्यूमर के भी नतीजे अच्छे आए हैं। सिप्ला की बात करें तो अहेड ऑफ द अर्निंग्स देख रहे, फार्मा पैक में एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। टाटा मोटर्स एक हिस्टोरिक इंडिया और यूके का FTA साइन हुआ है, उसके कारण JLR को एक बेनिफिट देखने मिल रही है, और ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी अच्छी मोमेंटम आई है। निफ्टी लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे नेस्ले जो है सबसे बड़ा एक्सीडेंट आया है। यहाँ पे देखिए नतीजे जो है कमज़ोर है, लेकिन कमेंट्री भी जो है कुछ खास नहीं देखने मिली है। वैल्यूएशंस भी महंगे हैं, तो उसके कारण जो है हम देख सकते हैं कि स्टॉक में भारी गिरावट आई है। ऑफकोर्स बात करें तो इंडिया यूके FTA ट्रेड में आपके टेक्सटाइल स्टॉक्स, ज्वेलरी एक्सपोर्ट स्टॉक्स और ऑफकोर्स यूनाइटेड स्पिरिट्स और लिकर स्टॉक्स भी जो है उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। इसके जो है पूरी जो इंटरनल वर्किंग्स है हम आपके सामने लेके आने वाले हैं, और उस पर जो डिटेल्स है वो भी हम एक एक करके लाएंगे। लेकिन देखिए इम्पैक्ट ऑलरेडी दिख रहा है स्क्रीन पर रिलायंस से कोई सपोर्ट दिखा नहीं, और लगभग 1.5% की गिरावट जो रिलायंस है जिस तरह निफ्टी को ड्रैग कर रहे थे। और निफ्टी बैंक जो है एक्सपेक्टेड है कि लाल निशान में बंद हो, लेकिन देखिए वॉलीटिलिटी है, वीकली एक्सपायरी भी है, तो उसका इम्पैक्ट अभी हमें देखने मिल रहा है। बैंकिंग नेम्स में एक्सिस बैंक भी ड्रैग किए हैं, लेकिन टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स जो है अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम आई है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 2:3 डिक्लाइंस जो है बेस के फेवर में है। तो बाजार का जो रुख है आज नेगेटिव का रहा है। ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव थे, लेकिन डोमेस्टिक क्यूज की बात करें तो अर्निंग स्पेसिफिक ज़्यादा मूवमेंट देखने मिला है। बट नेट कहेंगे निफ्टी लगभग 170 पॉइंट गिरा है। निफ्टी बैंक में भी लगभग 200 पॉइंट का गिरावट आया है। चलिए ओशो और हरीश, आपको हम थैंक करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े इस शो में, अहम कॉल्स बताएं और कहाँ पे कमाई के मौके आते हैं उस पर भी नज़र रहेगी। और तपन, आपको भी थैंक करते हैं आपके इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉल्स के लिए। बस इस शो के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें ET Now स्वदेश में।